जय हिंद साथियों, एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम संसाधन और विकास के भाग 2 में भू संसाधन और मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज की जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी भू संसाधन। भू संसाधन के अंतर्गत क्या आता है कि हम भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इसीलिए भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन और कृषि। यह सब भूमि के ऊपर ही पाए जाते हैं, जो एक प्रकार के भू संसाधन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा भू उपयोग। इसके अंतर्गत आपका आएगा वन, बंजर भूमि, गैर कृषि भूमि। गैर कृषि भूमि में क्या होता है कि जो आपकी सड़कें होती हैं और आपकी जो इमारतें होती हैं, यह सब गैर कृषि भूमि के अंतर्गत आती हैं। आगे आपका हो जाएगा अस्थायी चारागाह। उपवन। उपवन क्या होता है कि जो पार्क होते हैं उसको उपवन बोला जाता है। तो पार्क के लिए उपयोग की जाती है जो भूमि, उसे उपवन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जिसपे 5 साल से खेती न की गई हो, उसको हम बोलते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि, क्योंकि वो कृषि योग्य है लेकिन उस पर 5 साल से खेती नहीं की गई है। और वर्तमान प्रतिभूमि। प्रतिभूमि ऐसी भूमि होती है जिसपे 1 साल से खेती न हो। जिस भूमि पर आप 1 साल से खेती नहीं कर रहे हैं उसको आप वर्तमान प्रतिभूमि बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि में क्या होता है कि 1 साल से लेकर 5 साल तक अगर आप किसी भूमि पर खेती नहीं कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा पुरातन प्रतिभूमि। नेक्स्ट आपका हो जाएगा शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि 1 वर्ष में, अगर 1 वर्ष में आप 1 से अधिक बार खेती करते हैं तो उसे बोला जाएगा शुद्ध निवल बोया क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण क्या होता है कि जो हमारा भूमि है यह एक संसाधन है, पहला तो आपका हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा कि इसका उपयोग जो है हमारे पूर्वज भी करते थे। भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज जो थे वह भी इसका प्रयोग करते थे और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी इसका उपयोग करेंगी, और हम जो प्रेजेंट टाइम है हम लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं। आपका इसमें जो भू निम्नीकरण का अर्थ मुख्य रूप से क्या होता है कि भूमि के उपजाऊपन में जब कमी आ जाती है तो उसको बोलते हैं भू निम्नीकरण। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण आपका हो जाएगा वनों की कटाई। अत्यधिक मात्रा में जब वन की कटाई होती है उससे भू निम्नीकरण होता है। अति पशुचारण, जब आप अति पशुचारण करते हैं उससे भूमि का निम्नीकरण होता है। खनन से भी होता है, जब आप भूमि को अधिक मात्रा में खनन करते हैं ज़्यादा दूर तक फैलाव में तो उससे भू निम्नीकरण होता है। अति सिंचाई, इससे भी भू का निम्नीकरण होता है। और औद्योगिक धूल जो होती है, औद्योगिक धूल से भी भू का निम्नीकरण कैसे होता है? ये मान लीजिए आपका कोई कारखाना है, ये उसकी चिमनी है, जब यहाँ से जो धुआं निकलता है वह आपके ज़मीन पर जब आकर बैठ जाता है तो यह उसे कमज़ोर बना देता है भूमि को और अनुपजाऊ बना देता है, जिससे भू का निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, और आगे आपका जो हो जाएगा इसका उपाय क्या क्या है? इसका उपाय में क्या है? पेड़ लगाइए, आप अधिक से अधिक मात्रा में आप पेड़ लगाइए। मैं तो कहूँगा आप अपने जीवन में कम से कम 2 से 3 पेड़ को जरूर लगाएं। अति सिंचाई ना करें और अति पशुचारण भी ना करें, और प्रदूषित जल ना फेंकें। प्रदूषित जल क्या होता है कि जब कोई कारखाना आपका है, इससे जब आप केमिकल वाले जो जल हैं उसको नदियों में डालते हैं तो क्या होता है कि यह नदियाँ जो होती हैं अपने साथ ही केमिकल को लेकर आती हैं। इन नदियों द्वारा हमारी नहरें जुड़ी होती हैं और यह हमारी नहरों में आता है, और इन नहरों से हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो यह जो औद्योगिक पानी है यहाँ से नदियों से होता हुआ, नहरों से होता हुआ हमारे खेत में चला आता है, जिससे हमारे खेत की जो उपजाऊपन में कमी आ जाती है, जिससे भू का निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मृदा संसाधन या मिट्टी के प्रकार। देखिए, जो भूमि है एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है और इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगता है। साथियों, जो भूमि का निर्माण होता है वह कोई एक दिन में नहीं होता है, इसको निर्माण होने में कई लाख वर्ष लग जाते हैं।
इसका जो प्रमुख कारक है वह है भू आकृति। जहाँ की जैसे भू आकृति रहेगी वहाँ का वैसी भूमि होगी। जलवायु पे भी निर्भर करती है कि जहाँ की जैसी जलवायु है वहाँ की भूमि वैसी होगी। सैल, सैल में चट्टानें होती हैं, चट्टानों द्वारा भी भूमि का निर्माण होता है। और आपका हो जाएगा तापमान, जिस स्थान का जैसा तापमान होता है वहाँ की भूमि भी उसी प्रकार से होती है। और अगला आपका हो जाएगा पवन। ये मान लीजिए एक पहाड़ है, जब यहाँ से हवा चलती है तो यह पहाड़ों को अपने बल से काटती है। धीरे धीरे घिसते घिसते यह लाकर जो इसका पहाड़ का जो कटा होता है इसको लाकर ज़मीन पर बिछा देती है, जो धीरे धीरे एक भूमि का आकार ले लेता है। नेक्स्ट आपका है कि मिट्टी के प्रकार। मिट्टी का जो होता है मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिसमें आपकी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मसूरी मिट्टी। इन सबको हम डीपली आपको समझाएंगे कि मिट्टी का जो है वह निर्माण कैसे होता है और यह कहाँ पर पाई जाती है। चलिए देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा होती है। इसका विस्तृत रूप से फैलाव भी है। इसका फैलाव आपका हो जाएगा उत्तरी मैदान जो हमारा है भारत का, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा जो है आपका उत्तरी मैदान है भारत का, यह जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। आपका यूपी, बिहार, असम, यह सब जो एरिया है यह सब जलोढ़ मिट्टी से ही बने हुए हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। ये देखिए आपकी नदी है, ये नदी आपकी बह रही है और इसके जो आजू बाजू का ये जो क्षेत्र है यह पूरा एक जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, क्योंकि मिट्टियाँ अपने साथ जो खनिज पदार्थ को लाती हैं वह सब आजू बाजू में छोड़ देती हैं जब ढलान कम हो जाता है, तो इससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। आयु के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है जलोढ़ मृदा को। इसको कैसे पहचाना जाता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जो पुरानी होती है जलोढ़ मृदा उसको बांगर बोलते हैं, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर बोलते हैं। तो जो बांगर मिट्टी की पहचान आप कैसे कहेंगे कि इसका जो होता है कण वह कंकरीला हो जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है आकार में। और जो खादर मिट्टी होती है इसके जो है कण बहुत ही छोटे होते हैं और यह बहुत ही उपजाऊ होती है। और आपका नेक्स्ट हो जाएगा काली मृदा। इसका रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है मिट्टी और बहुत ही बेस्ट होती है कपास की खेती के लिए। यह आपका दक्कन पठार में पाई जाती है। जो दक्कन पठार का क्षेत्र है वहाँ पर यह मिट्टी आपकी पाई जाती है। इसका निर्माण लावा से होता है। लावा से इसका निर्माण कैसे होता है मैं आपको बता दूं। यह कोई ज्वालामुखी है आपका। अब यहाँ से जब यह ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो यह लावा को अपने चारों तरफ फैला देता है। यह लावा कई किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं। जब यह सूख कर एक ठोस रूप में होते हैं तो इन्हीं से निर्माण होता है काली मिट्टी का, जो इनके राख से बनती है। इसमें जो है आपका इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है और यह गीला करेंगे तो यह चिपचिपी हो जाएगी। जब काली मिट्टी को आप गीला करेंगे तो उसमें चिपचिपापन आ जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, आपका हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी। यह जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इनका रंग जो है लाल किस कारण होता है। इनका जो लाल रंग है यह आग्नेय चट्टानों में जो लोहे की मात्रा होती है प्रचुर मात्रा में, उसी से इनका रंग जो लाल दिखाई देता है। आपने मंगल ग्रह को भी देखा होगा जिसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। उसमें भी लौह मात्रा की बहुत ही प्रचुर मात्रा में उसमें लौह पाया जाता है। और इसमें जो अगर आप पानी डाल देंगे तो इसका रंग जो है वो पीला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं आपका लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो है इसका लेटराइट शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। लेटर का अर्थ होता है ईंट। ईंट का भी रंग लाल होता है, इसीलिए लेटराइट मिट्टी को भी हम लेटराइट मिट्टी को भी लाल मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी की तरह दिखाई देता है और उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है। जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है और तापमान भी बहुत ही हाई होता है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। ये देखेंगे आप लाल मिट्टी यही है। और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अगर इसमें आप खाद और उर्वरक अच्छी मात्रा में अगर डाल देंगे
तो यह उपजाऊ मिट्टी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। खेती के लिए बहुत ही अच्छे रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है अगर इसमें आप उर्वरक और खाद को अच्छी मात्रा में डालते हैं। इसका जो क्षेत्र वह है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, इन राज्यों में इसका प्रचुर मात्रा में क्षेत्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो है वह लाल या भूरा रंग होता है इसका। यह रेतीली या लवणी मृदा होती है। रेतीली का अर्थ हो गया बालू। यह बलुई मिट्टी होती है। यह बहुत ही उच्च तापमान के कारण जो होता है इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होने से इसमें जो नमी है बहुत ही कम रहती है और बहुत ही कम समय के लिए रहती है। लेकिन अगर इसमें आप पानी डाल दें, अधिक मात्रा में सिंचाई करें, तो इसको खेती के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इस मृदा को इसको खेती के योग्य बनाया जा सकता है अगर इसमें आप अधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं तो। आपका नेक्स्ट हो जाएगा वन मृदा। वन मृदा क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं वन मृदा ज़्यादातर, और इसमें ह्यूमस होता ही नहीं है, मतलब इसमें नमीपन नहीं होता है। और नदी घाटियों में यह सिल्टदार होती हैं और ऊपरी ढालों पर मोटे कण होते हैं। जो ऊपरी ढाल होता है उसमें मोटे कण होते हैं। और नदी घाटियों के निचला जो क्षेत्र होता है नदियों का, उसमें यह बहुत ही उपजाऊ होती हैं, क्योंकि जो नदी अपने साथ खनिज पदार्थ को लाती है वह निचले क्षेत्र में ही उसको छोड़ती है। यह जहाँ से आएगी, यह निचला जो क्षेत्र इसका है, यहीं पर यह खनिज पदार्थों को छोड़ देगी, जिससे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। वर्षा वन में पाई जाती है। जहाँ पर अधिक बारिश होगी वहाँ पर यह मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का अर्थ होता है कि मिट्टी का कटाव या बहाव। जब एक जगह से मिट्टी कट कर दूसरी जगह चली जाती है उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। इसका उपाय क्या क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसके उपाय के लिए आपको सीढ़ीदार खेती करनी होगी। जैसे आपने साउथ के एरिया में देखा, साउथ फिल्मों में भी देखा होगा, जो वहाँ की खेती होती है वह सीढ़ी नुमा होती है खेती। यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे। इससे क्या होता है कि यह मेड़ जो डाली रहती है यह इस मृदा को अपरदन होने से रोकती है। जब सीढ़ी नुमा रहेगा खेत आपका, तो वहाँ से मृदा कटने का चांस बहुत ही कम होता है। और आप पेड़ अगर अधिक मात्रा में लगाएंगे तब भी मिट्टी के कटाव को आप रोक सकते हैं, क्योंकि जब पेड़ लगेगा इसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी दूर दूर तक फैली होती हैं और यह मिट्टी को आपस में पकड़ के रखते हैं, जिससे पानी बारिश होने पर भी यह मिट्टी बहती नहीं है। और हल का अच्छे से आप प्रयोग करेंगे तो अब भी मृदा अपरदन को आप रोक सकते हैं। साथियों, यह हमारा आज संसाधन और विकास का चैप्टर क्लियर हो गया। आपका पहला भाग था संसाधन और विकास, जिसमें हमने आपको हर प्रकार के संसाधन और विकास के बारे में बताया था, और दूसरा आपका हो गया भू संसाधन और मिट्टी के प्रकार। यह सब आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए।